हेलो साथियों, मैं कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं आप लोग को मोटिवेशनल वीडियो देता रहता हूं, लेकिन इससे पहले मैंने एक लॉजिकल वीडियो बनाया था जो था प्राइवेटाइजेशन पर। मतलब जो मोदी सरकार का व्यू है, जो मोदी सरकार का ड्रीम है कि हर सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाए, हर सेक्टर का निजीकरण कर दिया जाए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने यह बताने की कोशिश की थी कि फायदा क्या है और नुकसान क्या है। लेकिन आज के वीडियो में उसका दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें यह बताएंगे कि जो हकीकत है, जो वास्तव में अगर प्राइवेट किए, अगर निजीकरण किए, तो वो संभवतः नहीं हो पाएगा जो वो सोच रहे हैं। क्यों नहीं हो पाएगा, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। उसका कारण यह होगा साथियों, क्योंकि भारत देश में अपने जिस लेवल को लेकर चल रहे हैं, जैसे अमेरिका को लेकर चल रहे हैं, वैसा है ही नहीं। मतलब यहां पर जो भी सत्ताधारी लोग हैं, वो सत्ता के भूखे लोग बैठे हैं। वो आते हैं तो कहते हैं 5 साल में जितना नोच पाओ नोच लो, उसके आगे फिर मिलना है कि नहीं मिलना है ये नहीं पता है। तो प्राइवेट अगर किए सब कुछ, तो जो 55% आबादी है भारत की, जो गरीब है, उसका शोषण हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगी। आज इसी बात पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और अपने इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताएंगे कि क्या बुराई है, और ये भी कोशिश करेंगे बताने की कि कुछ फायदा भी होगा। तो चलिए, इसके लिए हम आप लोगों को मिस्टर अजय एमपी श्रीवास्तव जी से मिलाएंगे, जो आपको बताएंगे कि निजीकरण के फायदे क्या हैं और निजीकरण के नुकसान क्या हैं, जो कि हमारे पहले भाग में छूट गया था। उसको आज हम भरपूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बताइए सर कि निजीकरण, जैसा कि हम लोग बहुत बृहद डिस्कशन किए थे पिछली बार, और उसमें यह बताने की कोशिश की थी कि वास्तव में अगर मोदी सरकार जैसा सोचती है, हम लोगों ने उसमें यह बताने की कोशिश किया था कि वो जैसा सोचती है, अगर वैसा हुआ तो फायदा क्या होगा। लेकिन आज हमें यह बताइए कि क्या वो ग्राउंड लेवल पर हर योजना की भाग ला पाएंगे। जैसा कागज में तो बता दिए 15 लाख देंगे, लेकिन क्या वो ग्राउंड लेवल पर आया है? कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि हम विरोधी हैं। उसी तरह कि क्या निजीकरण को जो कागजी रूप कर रहे हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल पर ला सकते हैं, और अगर ला भी सकते हैं तो उससे हमारे देश की जनता का क्या नुकसान है। देखिए, जो पहले भाग में वीडियो डिस्कशन हुआ था जी, जो हमारा पहला भाग था वीडियो डिस्कशन का जी, जैसे हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया कि निजीकरण के फायदे क्या हैं, निजीकरण के उद्देश्य क्या हैं, जी, निजीकरण की चुनौतियां क्या। हानि तो नहीं कह सकते हैं, चुनौती कह सकते हैं कि अगर निजीकरण हुआ तो क्या क्या चुनौतियां होंगी। जो जैसे भारत में ऐसा नहीं है कि 90% लोग पूंजीवादी लोग, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पे जनसंख्या है जो कि बहुत निचले तबके की है, जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। तो अब आप जान सकते हैं, कृषि व्यवसायी कोई पूंजीपति तो हो नहीं सकता, ना ही दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति कोई पूंजीपति हो सकता है। अच्छा, मध्यम वर्ग है तो मध्यम वर्ग में भी उच्च मध्यम वर्ग, निचला मध्यम वर्ग। तो जो उच्च मध्यम वर्ग है वो तो थोड़ी ठीक ठाक जीवन जी रहा है, लेकिन जो निचला मध्यम वर्ग है वो थोड़ा निम्न वर्ग से अच्छे श्रेष्ठ, थोड़ा सा श्रेष्ठ जीवन, एक पायदान ऊपर, वो अच्छा जीवन जी रहा है। बाकी उच्च वर्ग बहुत कम है, रेयर केस 3-4-5% मान लीजिए आप। और अगर होल पॉपुलेशन का कंपैरिजन करें 2-4%, हाँ, तो 4-5 मोर देन 5% जो बहुत अमीर है, हाँ बहुत अमीर है, और उसमें आपके बड़े बड़े अडानी और अंबानी जैसे लोग आ जाएंगे, है ना। तो रही बात इसकी, अब देखिए निजीकरण, मैं पहले वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि बहुत खराब संकल्पना नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ आधारभूत संरचना की जरूरत है ना, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। ये वास्तविकता है ना, आप स्वीकार कर लिया। जी जी। देखिए, मैं जैसे किसी भी आयाम को आप देखेंगे, जैसे उस वीडियो में मुझे जो व्यू मिले, लोगों ने बताया कि सर आप तो एक तरफ चले गए, केवल और केवल सरकार की प्रशंसा कर दी आपने। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मैं किसी सत्ता का समर्थक नहीं हूँ, बार बार कह रहा हूँ। आप मुझे उस स्तर का व्यक्ति मत समझिए, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का ऐसा कोई मतलब नहीं कि मैं किसी सरकार को जो है प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब था कि हाँ, प्राइवेटाइजेशन कोई खराब नहीं, और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमारे जितने गवर्नमेंट सेक्टर है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, चरम पर भ्रष्टाचार है। इवन आप विकलांग हैं और अब विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं सीएमओ साहब के, तो वहाँ आपको कुछ दक्षिणा चढ़ानी पड़ती है, नहीं तो कहते नहीं करेंगे, जाइए आप करिए मुकदमा जारी, आप करिए मामलेदारी, आपके जेब में खाने को पैसे हैं नहीं, आप मामलेदारी करेंगे कि 500 रुपए दे करके काम करा के चले आएंगे। यही जनरली यही होता है। अच्छा, है ना। और जितने भी सेक्टर है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, आपके पैसा है
तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज करवा सकते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप गवर्नमेंट में जाइए तो आप भटक रहे होते हैं। ईसीजी मशीन खराब पड़ा, एक्सरे मशीन खराब पड़ा, अल्ट्रासाउंड हो ही नहीं रहा, ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है और लेकिन वहां पे डॉक्टर ही नहीं है। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। और इसीलिए जैसे जो मेरे जैसे कुछ सोच वाले व्यक्ति हैं, उनका यही मानना है कि भैया निजीकरण हो जाए तो कम से कम ऐसी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे जो हमारा निचले तबके का वर्ग है, जैसे जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, कृषिगत व्यवसाय पर निर्भर है, उसके लिए ये एक बड़ा पायदान होगा और महंगा जगह होगा, एक महंगा संरचना होगा जिसको वो वेयर कर पाने में सक्षम नहीं होगा। तो हमें उस वर्ग को बेहद टारगेट पे चलना, क्योंकि उसका एक बृहद पैमाना है और एक बड़ी जनसंख्या में वो लोग एक वर्गीकृत हैं। अच्छा, समस्या क्या है? सरकार को सबसे पहले ये चीज सोचना चाहिए कि अगर हमारा कोई भी व्यवसाय घाटे में लगातार जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? हाँ, वो सोचती नहीं, बस प्राइवेट कर दो, है ना। देखिए, मैं पिछले वीडियो में भी लास्ट में क्या बताया था कि हर लॉसेस को कवर करने का जो है एक यही कंसेप्ट नहीं है कि हम चीजों को प्राइवेट कर दें। अब जैसे अभी देखा होगा, सुना होगा आपने, बीच में ये पैसेंजर ट्रेन को प्राइवेट करने जा रहे हैं। अब जो व्यक्ति 10 रुपए में यात्रा कर रहा है, तो निजीकरण जब होगा तो 10 रुपए में यात्रा तो जाहिर सी बात है नहीं करवाएंगे। कारण क्या है? वो उसमें स्वीपर भी रखेंगे, व्यवस्थाएं, पैसेंजर ट्रेन भले की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, नो डाउट, मैं ये बात कहूंगा, लेकिन फेयर महंगा हो जाएगा। 10 रुपए में यात्रा नहीं करवा पाएंगे, तकरीबन बहुत कम करेंगे तो आप मान लीजिए 25-30 रुपए किराया हो जाएगा। 10 रुपए जो, हाँ, 2-3 गुना किराया बढ़ेगा। तो अब 25-30 रुपए उस गरीब आदमी के पास नहीं वहन करने को है, तो वो तो बेकार हो गया। पैसेंजर एक सहारा था। ये पैसेंजर ट्रेन जो ये इसका जो कंसेप्ट रखा गया था, वो गरीब और निचले तबके वर्ग के लिए ही रखा गया था कि ये इसमें यात्रा कर सकेंगे। अब पता चल रहा है कोई स्पेशल ट्रेन आ रही है, मान लीजिए आपको 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है, 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो स्पेशल ट्रेन में आपको तकरीबन 1000 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन वही पैसेंजर में आपको 20-25 रुपए 20 रुपए पहुंचा देते थे 25 रुपए में। अब निजीकरण अगर उन ट्रेनों का हो जाएगा तो संभव ही नहीं, 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जो कि सर गरीब के लिए बहुत समस्या हो जाएगी। अब भाई अगर वो व्यक्ति जो 250 रुपए 200 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए तो किराया में चला गया उसका ना। तो अदर उसके जो एक्सपेंसेस है, वो फैमिली एक्सपेंसेस है, जो खाने के खर्चे हैं, कपड़े के खर्चे, वो कैसे पूरा होंगे? सरकार को इस विचार करना चाहिए। इसलिए अगर पैसेंजर ट्रेनें घाटे में जा रही हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा कारण जो मुझे देखने को मिल रहा है, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ये भ्रष्टाचार एक कीटाणु है जो खत्म नहीं होगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। जी, मतलब अगर खत्म करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब प्राइवेट कर दो तो खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहें, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर चाहे तो वो मतलब खत्म कर सकती है, बस आप उसको थोड़ा सा व्यवस्था टाइट करनी पड़ेगी। जैसे सर एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जब गवर्नमेंट बदलती है, इससे पहले तो जो गवर्नमेंट थी उसमें ये कहा जाता था कि नकल, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल, मतलब जो एग्जाम होता है बोर्ड वाले, उसमें नकल जरूर होगा। लेकिन जो वर्तमान मान लो गवर्नमेंट आई, एक चीज इन्होंने इतने कैमरे लगवा दिए कि नकल होना बंद हो गया। नकल होना बंद हो गया। आप कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है। हाँ, गुणवान और योग्य व्यक्ति ही पास करेगा परीक्षा। कर हम लोग तो दूसरे जगह चले गए। नहीं, वो चले गए, लेकिन एक उदाहरण के लिए कि अगर अंकुश लगाना चाहें तो अंकुश लग सकता है। अंकुश क्यों नहीं? आप सुधरिए, हम सुधरे। जी। आपको पता हो या ना पता हो, आप देखिएगा पैसेंजर ट्रेन के अगर टीटी लग जाए उस पर चेकिंग के लिए, तो वही गरीब तबके का वर्ग टिकट नहीं खरीदता है, स्टेशन आने से पहले चेन पुलिंग करके उतर जाता है। ऐसी आदतों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा विकास हो, तो ऐसी आदतों को आपको भी बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं वो निचले वर्ग का। मैं एक बार यात्रा कर रहा था अयोध्या से मनकापुर, तो बीच में एक जंगल पड़ता है, वहां पर चेकिंग लग गई। मैं पैसेंजर ट्रेन उस पे चलता है, उस अब तो कई दूर वगैरह जाने लगी, नहीं तो पहले पैसेंजर ही हुआ करता था, 6 रुपए टिकट था उसका। भैया वहां पे जब चेकिंग लगा, मजिस्ट्रेट चेकिंग लगी और तकरीबन 2-3 पिकअप भर के लोग ले गए व्यक्तियों को। वो टिकट बताइए 6 रुपया नहीं ले रहे थे। 6 रुपए का टिकट कितना, 6 रुपया कितना महंगा हो गया, लेकिन वो 6 रुपए का भी टिकट नहीं ले रहे थे कि वो 6 रुपए टिकट रखे हों और उसके बाद उन्हें दिक्कत ना हो। तो ये आदतें निचले वर्ग को भी सुधारनी होंगी। इससे सरकार को जब लॉसेज हो रहा है क्या करेगा भाई? प्राइवेट कर देगा। अब उसमें क्या होगा कि हर ट्रेन में टिकट कलेक्टर तैनात रहेगा। यदि आपके पास टिकट है तो यात्रा करेंगे, नहीं जुर्माना पड़ेगा आप पे। तो जब वो टीटी तैनात करेगा कोच टू कोच, उसके बाद में स्वीपर सफाई के लिए तैनात करेगा, है ना। पैसेंजर ट्रेन की हालत इतनी खराब है कि आप उसमें घुस नहीं सकते, इतनी गंदगी फैला के लोग रखते हैं। अरे अपना घर समझिए, मूंगफली खा के फेंक दिए, पान पुड़िया खा के फेंक देते हैं,
गंदगी कर देते हैं, उसको साफ सफाई रखिए। तो अब जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ऐसा गंदा थोड़ी रहेगा, फिर तो वेल क्लीन होगा, व्यवस्थाएं बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है पैसे बढ़ेंगे। तो और उसके बाद में फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, जो 6 रुपए का टिकट या 10 रुपए का 20 रुपए का जो भी टिकट लेते हैं, तब आपको लिए बिना चलवे नहीं करेगा काम, वो काम आप पहले से करते। सरकार तक सुझाव भेजिए, सरकार को भी इस चीज पे काम करना चाहिए कि कहाँ कमियां रह रही हैं। मान लीजिए जनता गलती कर रही है तो सरकार को जो टिकट कलेक्टर उनके तैनात हैं उनको कोच में क्यों नहीं ड्यूटी लगती है उनकी, जी पैसेंजर कोच में ड्यूटी लीजिए, वो टिकट चेक करें। जी। तो पता चल रहा है कि टिकट कलेक्टर की ड्यूटी लग गई है लेकिन वो तो ट्रेन पे गए ही नहीं, खाना पूर्ति हो गई कि फला ट्रेन पे गए और चेकिंग हुआ और सब कुछ ठीक था। तो ठीक था तो ये घाटे में क्यों चल रही है? पैसेंजर ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं मिलता है आपको, उसके बाद भी ट्रेन घाटे में चल रही है क्योंकि टिकट परचेजिंग हो ही नहीं रहा। जबकि सर अगर सरकार चाहे तो मतलब इससे प्राइवेट करने से के अलावा भी उसके पास रास्ता है। बिल्कुल रास्ता है, वो उसमें सुधार प्रबंधन, देखिए कुशल प्रबंधन के द्वारा हर समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। यहाँ सरकार मिसमैनेजमेंट है, कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये सब मिसमैनेजमेंट में रहे हैं तभी ये कंपनियां घाटे में जा रही हैं, ये सेक्टर घाटे में इसलिए जा रहे हैं। अगर मैं बता तो रहा हूं, अगर टीटी की ड्यूटी स्ट्रिक्ट कर दी जाए कि आपके ऊपर भी एक स्टाफ तैनात होगा कि वो चेक करेगा कि आप ट्रेन पे हैं कि नहीं है, जी है ना। तो ऐसी दशा में जितने लोग हैं वो या तो जमानत करवाएंगे अपना जेल जा करके, या 5-6 रुपए 10 रुपए जो भी टिकट हो टिकट खरीद करके यात्रा करेंगे। तो जाहिर सी बात है मुनासिब उनके लिए टिकट खरीदना ही होगा। तो ऐसी दशा में जो है एक प्रबंधन सही होगा कि नहीं सही होगा। जी सर, जैसे कि अब ये तो हो गया ट्रेन की बात, किसी भी सेक्टर को अगर मान लो प्राइवेट किया गया तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, लोगों ने उसको गौर नहीं किया। आपने कहा था सर कि मतलब सिर्फ प्राइवेट करना ही कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी आएगी तो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं रह जाएगा, वो अपना चलाएगी। वो जैसे बताऊं, वो कंसेप्ट जो है इकोनॉमिस्टों का जो कंसेप्ट है कि सरकार का मूल जो कार्य है वो प्रशासन और शासन करना है, ना कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियां हैं। तो उनका मानना है कि सरकार का आर्थिक गतिविधियों पे और व्यापार पे जो नियंत्रण है तकरीबन शून्य होना चाहिए, बहुत सीमित होना चाहिए, उनका ऐसा मानना है। जो निजीकरण का कॉन्सेप्ट है इसी बिहार पे चलता है, ठीक है। जैसे हमने उस वीडियो में जो है चर्चा भी किया था, लोगों ने शायद गौर नहीं किया या किया होगा कि बीएसएनएल को प्रमोट नहीं किया गया। जियो, भाई देखो सरकार ऐसा अगर मान लीजिए दूरसंचार कंपनी आप ही चलाना चाहते हैं, यदि जो पैमाना जो मानक जो प्रावधान रखा गया है दूरसंचार कंपनी का संचालन करने के लिए, यदि आप उन मानकों के साथ अप्लाई करते हैं तो सरकार बाध्य है आपको परमिशन देने के लिए, है ना। जियो ने वही किया, जियो ने अप्लाई किया, सरकार ने परमिशन दिया, वो मार्केट में लेकर के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उतरे, जबकि जियो को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने थे। लेकिन बीएसएनएल के पास सारी चीजें बनी हुई थी। आप छोटे छोटे कस्बे में चले जाएंगे, वहां भी आपको एक्सचेंज और मशीनरी और टावर सब चीज मिल जाएगा, लोकल नेटवर्क आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। लेकिन केवल क्या करना था, उनको स्पेक्ट्रम देने थे, 4G स्पेक्ट्रम दे देने थे उनको, और उनपे अच्छा काम हो जाता, विकास हो जाता और वो बढ़िया काम चलता। तो क्यों नहीं लोग जियो के बजाय बीएसएनएल यूज करते। ये कहीं ना कहीं सर सरकार की नाकामी है, बिल्कुल मतलब वो उसको प्रमोट ही नहीं करना चाह रहे। ये ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार की ही कामयाबी, ये कमियां हैं। जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने बीएसएनएल पे गौर ही नहीं किया। बीएसएनएल की हालत, सब सर्वर इंजीनियर बैठा है, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहा है, काहे का सर्वर ठीक कर रहा है। तो ऐसी दशा में घाटे में जाना स्वाभाविक है ना। अच्छा, दूसरी बात, सर्वर इंजीनियर को इसलिए गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि वहां पर वो आधारभूत संरचना का विकास हो ही नहीं रहा है। भाई आप स्पेक्ट्रम बांधते, उसके बाद सर्विसेज खराब होती, लोग शिकायत करते, उस पर सुधार होता। आपने स्पेक्ट्रम ही नहीं दिया नई तकनीकी का, जो आप 4G नेटवर्क लेकर के आया। ऐसी दशा में जियो ने एक अच्छा प्लान किया और सस्ते दर में जो है उसने अपने प्लान उतारे मार्केट में, और उसके बाद में जो है उन्होंने अपने जियो को प्रमोट किया। इवन ऐसा भी देखने को मिला कि वोडाफोन से उन्होंने एक स्पेक्ट्रम के लिए लीज पर ले लिया इससे उनका टावर सेक्टर, और वोडाफोन का टावर जहाँ लगा उनका स्पेक्ट्रम जियो का बधा हुआ है। हाँ, उसी में बता। बताइए वो ऐसी दशा में अच्छे से काम कर लेगा, और आपके पास सारा आधारभूत संरचना पड़ा था और आपने वो काम नहीं कर पाया। तो उसका एक मूल कारण ये रहा कि आपने प्रमोट नहीं किया। कि सरकार की एक अहम गलती रही कि उन्होंने उसे प्रमोट ही नहीं किया बीएसएनएल को। अगर बीएसएनएल प्रमोट होता तो शायद जियो की जगह आज बीएसएनएल वर्चस्व में आता। क्यों? क्योंकि इतने यूजर्स हैं। आप देख लीजिए, गांव में आप कहीं भी चले जाइए, छोटे छोटे सेक्टर में चले जाइए, छोटे छोटे गांव में चले जाइए, आपको हर जगह पर एक स्मार्टफोन हर व्यक्ति मिल ही जाए। एक घर में 4-4, 5-5 फोन है।
और सब बेकार चला रहे हो, जियो चला रहे हो। अब अगर बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा होता, प्लान सस्ते होते, तो क्यों नहीं लोग चलाते? तो आज शायद अब इतने मान लो 98-99 लाख यूजर ही हों, है ना, और 135 करोड़ में से अगर 98-99 लाख ही यूजर हो, अगर वो बीएसएनएल यूज करते, तो आप जोड़िए कितना पैसा मिलता। 555 का बीएसएनएल, इसका जियो का प्लान है, लोग करवाते हैं बड़े शौक से 3 महीने का लिए। अगर यही काम बीएसएनएल के साथ होता, कितना बड़ा एक बल्क में रेवेन्यू जनरेट होता गवर्नमेंट को। ये सरकार ने सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्हें उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, वो बस सामान बेच दो, सब प्राइवेट कर दो, ये प्रक्रिया अपनाने लगे। तो निजीकरण गलत नहीं है, लेकिन हर लॉसेस को कवर करने के लिए निजीकरण कर देना ये गलत हो गया। जैसे एयरपोर्ट बिका, अब एयरपोर्ट जब बिका, अब क्या किया उन्होंने, कुशल प्रबंधन न करके अडानी को बेच दिया, चलो भाई 50 साल के लिए जाओ। अब 50 साल बहुत समय होता है। अरे 2-4-5 साल के लिए निजीकरण होता तो समझ में आता था बात को। अब आपने जो है उठा करके, अभी क्या नाम है इसका, तेजस एक्सप्रेस चला, महिलाओं को एम्पावरमेंट तो दिया गया, बढ़ा गया, लेकिन उनके लिए सुरक्षा कर्मी नहीं तैनात किए गए। यदि ये क्वेश्चन उठा है ना, ये अगर कोई अभद्र व्यवहार करे, देखिए मैं बताऊं, जब कोई नवाचार होता है, जैसे ये पुरुषवादी सत्ता सोच का देश है, यहाँ महिलाओं को लोग काम पर देख करके बड़ा अचंभित होते हैं, कुछ फ्लर्ट भी करते हैं, कुछ बदतमीज टाइप के लोग होते हैं जो फ्लर्ट भी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी एम्प्लॉय जैसे हैं, ऐसे उनके अंदर भी स्किल है एम्प्लॉयमेंट का, और स्किल था तभी वो सर्व करने के लिए, उस ट्रेन में व्यवस्था देने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में वो आई, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पब्लिक उस पर भ्रष्टाचार करे और अभद्र व्यवहार करे उनके साथ। अब उसके लिए सरकार को कम से कम कोच में रेलवे पुलिस फोर्स तैनात कर देना चाहिए था, या तेजस का अपना कोई सिक्योरिटी फोर्स होता तोड़ ताड़ देता उनको। तो यहाँ पर ये कमियां ये रह गई, जिससे इनका एम्पावरमेंट, जो वुमेन एम्पावरमेंट था, वो कहीं ना कहीं असफल महसूस हुआ, है ना। बाकी एक बहुत अच्छा चीज देखने को मिला कि कम से कम महिलाओं को काम मिला, वो आगे आई काम करने के लिए। अच्छा, निजीकरण जैसे अब हर सेक्टर को, अभी बताइए कुछ जगह बात चल रही है कि पुलिस वालों को जो है ये प्राइवेट करने जा रहे हैं। पुलिस किए गए झारखंड में, सब अभी आया नहीं, अभी पुष्टि नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अक्सर देखने सुनने को मिलता है दिन की आज ये निजीकरण होगा, कल वो निजीकरण होगा। आप सब चीज अगर निजीकरण में करके ही बैठ जाएंगे तो जनता को क्या फायदा होगा? भाई आज देख लीजिए आप, सरकारी बैंक है तो कम से कम जनता वहां पर अपने अधिकार का प्रयोग करके कम से कम ऋण के लिए कवायद कर सकती है। जी जी सर, और खाता इनके यहाँ 0 बैलेंस और 500-1000 पर खुल जा रहे हैं सरकारी में। अगर वही आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो कम से कम सर 5 से 10 हजार आपको सेविंग अकाउंट के लिए होना चाहिए। अब वो गरीब तबके का आदमी खाता कैसे खुलवाएगा? अब ये चीजें सोच ही नहीं रहे। वही सारी चीजें, अब मान लीजिए आप बैंक ही बेच देंगे, आप प्राइवेट कर देंगे बैंक को, तो ऐसी दशा में वो जनता किसके आगे हाथ फैलाएगी? दूसरी चीज है, अगर पैसेंजर ट्रेन एक जो संसाधन के रूप में प्रयोग होता है निम्न कोटि की जनता के लिए, तो वो कम से कम जो है उसका उपयोग करते हैं संसाधन के रूप में। यदि आप प्राइवेट कर देंगे, उनमें महंगाई आ जाएगी, तो उसका उपभोग कैसे करेंगे वो लोग उन सुविधाओं का? जी जी, संभव ही नहीं हो पाएगा। दूसरी बात सर, आप एक छोटी सी बात और, कि मान लो सरकारी कोई भी है कार्यालय, वहां पर जो जनता थोड़ा जागरूक है, वो उसके साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ तो वो क्या करती है कि उससे बड़े वाले को, जैसा कि मैं देख चुका हूं, मान लो किसी छोटे ऑफिसर ने, सरकारी कर्मचारी ने गलत काम किया तो वो गया डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिया और सुनवाई हुआ। लेकिन जब पूरा मान लो एक कंडीशन हो गई कि प्राइवेट हो गया, तो छोटा आदमी उस बड़े एमडी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बात भी है सर? भाई सही है ना, उसमें हस्तक्षेप शून्य हो जाएगा ना। जी, हस्तक्षेप शून्य हो जाएगा और छोटा आदमी बड़े आदमी तक को पहुंच नहीं पाएगा। दूसरी चीज, निजीकरण अगर करना ही है तो सरकार को पहले ट्रायल बेस पर कुछ समय के लिए किसी सेक्टर को करना। अब ये धड़ाधड़ बेचते जा रहा है ना। नहीं, आप जैसे मान लीजिए जो एक पब्लिक के लिए बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं जो रोज स्कूल में है, दैनिक रोजमर्रा में प्रयोग होते हैं, उनको आप कुछ समय के लिए करके देखिए। उनको 1-2 साल के लिए करके देखिए। जैसे सर बताया 50 साल 200 साल के लिए आप कोई चीज बेच के चले जाओ, है ना, कि भाई ठीक है यहाँ का मैनेजमेंट कमेटी तुम संभालोगे, अब इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब ऐसी दशा में मान लीजिए अगर वो गलत वर्क करने लगा तो एग्रीमेंट तो हो चुका है ना, आप क्या करेंगे? जिन प्रोविजन के साथ एग्रीमेंट हो गया है, क्या उनमें बदलाव संभव हो पाएगा? फिर तो 50 साल पूरा होने के बाद ही ऐसा संभव होगा। जी जी। और 50 साल एक जीवन है, एक मनुष्य का जीवन है, समझ लीजिए, मतलब एक पीढ़ी बीत जाएगी जी। तो इतने लंबे समय के लिए निजीकरण नहीं होना चाहिए। यदि होना तो पहले ट्रायल बेस पे करते कि हाँ क्या फायदे मिलते हैं जनता को, जनता का शोषण हो रहा है या पोषण हो रहा है, कम से कम इस चीज को तो देखना चाहिए था। जनहित की, अगर आप जनता के द्वारा चुन के गए हैं और जनता के हित के लिए आप बैठे हैं, तो आपको कम से कम इतनी योजनाएं बनानी पड़ेंगी। दूसरी चीज है कि आप उनकी कमियों को अगर दूर करके और उसको उसी अवस्था में बने रहने दें,
भ्रष्टाचार को ऐसा नहीं कि समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार करता करवाता कौन है? सरकार और पब्लिक। पब्लिक करवाती है, सरकार करती है। सरकार का यहाँ पे मतलब ये है कि जो बिचौलिए अफसर हैं जो 20 स्टेप में हैं, जैसे अभी सीएमओ वाली बात हुई या किसी ऐसे अधिकारी की बात हुई, आप पहली बात ऐसे गलत काम को करने ही ना जाएं। सभी मानकों को पूर्ण करने के बाद ही आप जाएं वहां पे वो काम करवाने के लिए, तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो भ्रष्टाचार की स्थिति न्यून होगी, है ना। दूसरी चीज है कि पब्लिक क्या करती है कि भाई अपना काम बन जाए, 100 रुपया 200 रुपया दे करके। अब वो 100-200 कितना नुकसान करता है, उसी का कारण है। अरे मुझे कहानी याद आ गई इसी भ्रष्टाचार के कचार को लेकर के। एक हमारे मिलने वालों में से पुलिस में है, तो एक बात बता रहे थे कि मेरे गांव का एक आदमी था, 2-3 आदमी गए गाड़ी बुक करवा के, उस पे उत्तर प्रदेश सरकार लिख दिया, बहुत पुरानी बात बता रहे थे। और वहां पर जो है बाहर गांव में गए कहीं दूर जगह पे, और वो ऐसे मीटर लेकर के नापने लगे। इतने में भैंस जो चला रहे थे वो आदमी लोग आए, कहे भैया साहब क्या हो रहा है? तो बोले ये सब जा रहा है, उसमें सड़क में जा रहा है, ये बगिया भी जाएगा, पेड़ भी जाएगा, खेत भी जाएगा। अब इतने में जो बोल सब लोग कहने साहब को जुगाड़ नहीं, कहीं नहीं कोई जुगाड़ नहीं, हटो यहाँ से, है ना। फिर वो आए, कह रहे साहब 200 रुपया ले लीजिए, 500 रुपया ले लीजिए, 1000 रुपया ले लीजिए, ये मेरा पेड़ बच जाए साहब, उनका पेड़ कर दीजिए उसमें। वो कह रहे नहीं साहब इनकी जमीन छोड़ करके हमारी जमीन छोड़ दीजिए और इनका जमीन ले लीजिए और 1000 रुपया हम दे रहे हैं। अलग अलग बुला करके सब ने ऐसे पैसे दे दिए, वो अपना पैसा इकट्ठा करके लेके चले गए, ठीक है। और यहाँ गांव में स्थिति ये बनी हुई थी कि अच्छा सीलिंग हुआ भी नहीं, और जो है वो मतलब जो है सड़क बना भी नहीं, और पैसा भी सब चला गया। अब कौन ये कहने जाए कि हमने तुम्हारा पेड़ कटवाने के लिए पैसा दिया कि मेरा बच जाए? कौन ये कहने जाए कि मैंने जमीन अपनी बचाने के लिए तुम्हारी जमीन को के लिए पैसा दे दिया कि मतलब तुम्हारी जमीन चला जाए? बात समझ रहे हैं ना? ये समझ, अब गांव में अगर ऐसी बातें खुलती तो झगड़ा होना स्वाभाविक था। यहाँ पब्लिक का स्वार्थवादी सिद्धांत गलत है। सामूहिक जो है सोच रखनी होगी और सामूहिक हित की सोच रखनी होगी। यदि आप भारत में हैं तो भारत के सभी वर्ग आपके एक समूह के रूप में, या आप गांव की बात कर लें, आपके गांव में अगर कोई आपदा विपदा या सरकार के द्वारा ऐसी कोई प्रतिक्रिया घटती है या भ्रष्टाचार होता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि अगर किसी एक व्यक्ति के साथ हो रहा है तो आप बिल्कुल पीछे हट जाएं। जो अगर बात गलत है, अगर वो व्यक्ति सही है, पैमाने के साथ सही है, जो मानक प्रोविजन है उनके साथ वो सही है, और उसके साथ उसके बावजूद भी उसको गलत दशा में झेलना पड़ रहा है, तो आप उसके साथ आकर के आवाज उठाएं, है ना। हिंसात्मक आवाज नहीं उठानी है, अहिंसा आवाज उठाना है और बहुत शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रखनी है, उसके साथ रहेंगे। इससे क्या होगा कि सरकार अगर निरंकुश हो रही है तो उस पर अंकुश बनेगा, है ना। और सत्ता, अब निजीकरण में क्या है, लोग दूर दूर से बोल रहे हैं, आप कम से कम एक बार प्रदर्शन तो करिए। अब प्रदर्शन भी कैसा होगा, ये जो राजनेता हैं घटिया क्लास के जो तुच्छी राजनीति करते हैं, ये क्या करेंगे, बसें फूकने लगेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करने लगेंगे। इससे किसका नुकसान होगा? देश का ही, है ना। आपको ये नहीं करना है, आपको जो भी अपनी बात रखनी है सोशल मीडिया के माध्यम से रखिए, खुद वीडियो रिकॉर्ड, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि निजीकरण से इस समस्याओं के एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब तक ये बात पहुंचेगी जो इसको व्यू करेगा। तो आपको इस ढंग से चीजों को प्रबंध करना है, आपको अपनी बात सरकार के साथ रखनी है कि जी आपके यहाँ जो जो कमियां हैं, जो आप बता रहे हैं कि हमारे सेक्टर लॉसेस में जा रहे हैं, इनको हम निजीकरण में दे देंगे, तो आप एक बार ये सोचिए कि हमारा क्या होगा, इस देश की जनता का क्या होगा, इस देश के गरीब तबके का जनता। अब जैसे मोदी जी ने भाषण दिया था, उसमें कहा था उन्होंने कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा, मान लो 2700-2800 रुपए ही हो, तो आप मुझे बताइए जो हवाई चप्पल पहनने की क्षमता रखता है, क्या वो 2800 रुपए लगा के हवाई यात्रा कर सकेगा? नहीं कर सकता। ये सब एक जुमला है, इसे समझना होगा जी। और हमारे अंदर जो है ये गट्स बननी चाहिए, हम सरकार के समर्थक नहीं बने, सच जो है उसे बोलने की हिम्मत रखें। हाँ, और उसके बाद भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो आप सपोर्ट नहीं करिए, आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक पहल बनाइए। अब फिर बार कह रहा हूँ, हिंसात्मक पहल ना बना दीजिएगा कि जो है आप लाठी डंडा चलाने लगे, वो जो अधिकारी उसका सर फोड़ दें, उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करें। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो IRS प्लेटफॉर्म है, आप 1076 में फोन करिए, बार बार आपको हर फोन में मैसेज आता मिलता है, कोई कर्मचारी अधिकारी घूस लेते हुए अगर आपसे मांगता है, कोई घूस के लिए दबाव डालता है, तो आप फला नंबर पे फोन करिए, उसका पद और संस्था जहाँ कार्यरत है उसका डिटेल दीजिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप इन चीजों का प्रयोग करिए।
आप सरकार तक जो पीएमओ को लेटर लिखिए और उसके बाद में सरकार को भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, जो केंद्र सरकार है। तो आप हर जगह आपके लिए, तो अब ट्विटर पे आप ट्वीट करिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है आपको हमेशा। आप देखिए, ऑपरेशन संकट मोचन जब चल रहा था तो उसमें भी जो है ट्वीट के माध्यम से उस महिला ने जो है चीजों को अवगत कराया। आप ट्रेन में हैं, आपको किसी प्रकार की अव्यवस्था हो रही है, कोई महिला है, अगर उसे कोई पुरुष परेशान कर रहा है या कुछ शोषण कर रहा है, तो वो ट्वीट के माध्यम से जो है ट्रेन नंबर और सब चीजें ट्वीट कर दें। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है यार, हर जगह पे जो है बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। आप एक्टिव हो, सक्रिय हो, आपके पास इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो निजीकरण के साथ भी है कि सरकार को एक चीज समझना होगा कि जो हमारे यहाँ का निचला तबका है उसका शोषण किस हद तक चला जाएगा। इस विषय में सरकार का सोच बन नहीं पाया या सोच के फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जो भी है। तो इसमें आप लोग भी सहयोग करें, अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, अपने ग्रामवासियों से जो है ओपिनियन लें उनका इस बिहार पे, और उनको अगर वो जागरूक नहीं है तो उनको बताएं, गलत राजनीति न करें, भड़काएं नहीं। जो वास्तविक है कि जो निजीकरण से क्या होगा उसको आप जो है बता करके और फेमस करें। दूसरी चीज है, कर्मचारियों को भी जो है थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाना होगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं, बाबू स्तर की नौकरी है लेकिन बात कलेक्टर की करते हैं, तो वो भी गलत है। यहाँ पर जो है ये जो एक है ना तानाशाही, ये तानाशाही को भी उन कर्मचारियों को खत्म करना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, सरकारी बैंक में आप चले जाइए तो बड़े गुरु के साथ काउंटर नंबर 2 पे जाओ, समझ में नहीं आ रहा तुमको, गलत तरीके से बात करते हैं। जबकि वो ग्राहक है और आप सेवा करने वाले हैं। आप सर्विस, आपको सरकार ने सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए ही रखा है कि आप इस बैंक का कुशल संचालन करें, ना कि उस पब्लिक को गाली देने के लिए और डांटने के लिए। तुम यहाँ तो बोर्ड लगा के बैठ जाते हो कि फला एबीसी के तहत जो है अगर कर्मचारी से दुर्व्यवहार करोगे तो शिकायत होगी। आप ये नहीं जानते कंज्यूमर के साथ, कस्टमर के साथ अगर आप मिसबिहेवियर से पेश आएंगे तो उसके साथ क्या होगा, उसकी भी धाराएं आपने वो नहीं लिखा, लेकिन उसके लिए तो अधिवक्ता बैठा है ना। तो आप तानाशाही मत करिए। जैसे प्राइवेट बैंक में जाते हैं आप, पानी और चाय तो आप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप अच्छे से बात कर सकते हैं। आप HDFC, ICICI और अन्य बैंकों में चले जाएं तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं आपसे। इवन यही नहीं, जो शहरी बैंक है जैसे आंध्रा बैंक में आप चले जाइए, बहुत वहाँ के स्टाफ इतने सुलझे हुए हैं, लगता ही नहीं कि हम प्राइवेट बैंक में या सरकारी बैंक में, पता ही नहीं चलता। तो ये जो जैसे होता क्या ना, अब यहाँ पर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, खाता NPA हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, तनख्वाह तो आ ही रहा है बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं है इनको। लेकिन जो प्राइवेट बैंक अगर खाता NPA हो गया तो स्टेट हेड तक को हिला देंगे कि भाई पैसा तो तुम्हें मिलने का नहीं, तनख्वाह तो मिलने से रहा। तो कहीं ना कहीं मतलब ये बात समझना होगा गवर्नमेंट कर्मचारी को भी समझना होगा, तानाशाही प्रथा को खत्म करें, अपनी कमियों को दूर करें। और अगर लोन धारक जो है, जो ऋणदाता है आपका, उसके जो प्रतिभूति आपने रखी है, जो उस पर लायबिलिटी बनती है, उस पर कड़ी एक्शन लें। ऐसा नहीं है खाते को NPA क्यों होने दें, वो राष्ट्रीय संपत्ति है। अगर वो NPA हो रहा है तो आपको पता है कि कितना बल्क में घाटा हो रहा है आपका, फिर तो यही कारण है। तब आप चिल्लाएंगे कि डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया और खाने पीने की चीजें महंगी हो रही, तो जीना स्वाभाविक नहीं है कि जीना मुश्किल से बाहर हो रहा है, यानी जीना ही अब लगता है कि बड़ा कठिन परिस्थिति आ जाएगी। तो जीवन जीने के लिए आप परेशान हो रहे हैं, उसका मूल कारण ही आपका भ्रष्टाचार। तो आप कम से कम भ्रष्टाचार करें। और हर क्षेत्र के कर्मचारियों को ये चीज समझनी होगी कि राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति कम से कम बहुत कम हो। अभी आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, मान लीजिए बैंकों का विलय कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में, तो आप यही कर्मचारियों में छटनी तो नहीं होगी, लेकिन यही लोग जो है सर से ऊपर तक काम करते हुए नजर आएंगे। अगर रेलवे की बात कर ले, जो टिकट कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं चेंबर में और वहां से निकलते नहीं पंखे की हवा खाते हुए, अगर वो जब प्राइवेट हो जाएगा और उनकी ड्यूटी लगेगी तो भगे भगे ड्यूटी करेंगे, जगह जगह चेक करेंगे, तब भी वो ड्यूटी करेंगे, तब शोषण होगा तो समझ में आएगा। है ना। इसलिए मैं ऐसा नहीं निजीकरण को मैं समर्थित कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार के नाते मुझे ऐसा लगता है कि निजीकरण हो जाए कुछ दिनों के लिए तो सबको समझ में आ जाएगा कि अपने उत्तरदायित्व को लोग समझ नहीं रहे हैं कि हमारा जो मूल काम है जिसके लिए हम यहाँ तैनात हुए हैं वो हमें अच्छे से करना चाहिए। जी सर। मेरे मित्र हैं कई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पोस्ट है प्राइवेट बैंकों में, इवन एरिया मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर है। मैं देखता हूँ उन लोग रात का नींद हराम रहता है। वो जैसे हम लोग एजुकेशन लाइफ में पढ़ते थे
स्टडी करते थे, उसी तरह आज भी वो लेकर के फॉर्म और ये सब प्रोविजन पढ़ते देखते हैं, बनाते रहते हैं। उसका कारण ये है कि अगर अच्छा काम नहीं, अच्छा केस नहीं सॉल्व होगा तो हमको बोनस नहीं मिलेगा, नौकरी चली जाएगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। प्राइवेट बैंक के साथ यही समस्या है, सरकारी बैंक के साथ कोई समस्या नहीं है। तो ये सारी चीजें समझनी होगी कि अगर सेक्टर लॉस में जा रहा है, सरकार की गलती नहीं, लॉसेज में जा रहा है, बस सरकार बेईमान है। आप भी तो बेईमान हैं, आप सिस्टम के हिस्सा हैं, आप भी बेईमान हैं। जितना दोषी सरकार होते हैं, दोषी आप हैं। सरकार का दोष इसलिए कि भ्रष्टाचार को खत्म कर लिए, उन्हें कोई प्रबंधन कमेटी नहीं बनाई, कोई जांच कमेटी नहीं बनाई, है ना। लेकिन आपको ये चीज समझना होगा और निजीकरण के साथ साथ अगर निजीकरण को रोकना है तो संस्था के लिए जो है निश्चल ढंग से काम करें और ईमानदारी से काम करें, ताकि संस्था को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, है ना। और सरकार को भी चाहिए कि जो आधुनिक समय में जो जी जरूरतें हैं, जो संस्थान को चाहिए, वो पूरा करें। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि निजीकरण भाग 2 आप लोग को बहुत समझ में आया होगा और आपको एक चीज तो कंफर्म हो गया होगा कि अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। ओके साथियों, अगर आपको निजीकरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, आपको उसका प्रत्युत्तर मिलेगा। और कोई भी समस्या हो, आपको जीवन संबंधित, आप पढ़ाई लिखाई संबंधित या कोई भी समस्या हो जिसका आपको निस्तारण नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करिए या डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए हमें, हम आपको उसका जवाब देंगे और श्योर है उस जवाब से आप सेटिस्फाइड होंगे। ओके साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो के साथ।